यूपी में एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी का फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जहां बीजेपी या तो पिछला इलेक्शन हार गई थी या फिर टफ फाइट उसे मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी चुनाव के मैदान में ही नजर नहीं आ रहे। कल मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद इंडी गठबंधन की रैली में गठबंधन के ज्यादातर बड़े नेता नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव राहुल की रैली में नहीं दिखे। कहा गया उनकी तबीयत ठीक नहीं। और बात करें मायावती की, तो चुनाव में विरोधियों को टक्कर देना तो दूर, मायावती अभी खुद की पार्टी को बचाने में जुटी नजर आ रही है। बीएसपी के सांसद विधायक एक के बाद एक पार्टी का दामन छोड़ते चले जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कौन क्या कर रहा है, आज पाठशाला में एक एक अपडेट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। सीएम योगी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है और कहा जा रहा है यह बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक हुई है और यूपी में टारगेट 80 को लेकर चर्चा हुई है। बची हुई 24 लोकसभा सीटें जो बीजेपी के खाते की हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि सीएम योगी, अमित शाह और दूसरे नेताओं के बीच चर्चा हुई है। और बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय से सीएम योगी बस अब से थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, यानी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर ऐसा संभव है कि मुहर आज या कल में लग जाए। दरअसल आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यूपी में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद बीजेपी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने यूपी में 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को ही जारी कर दी थी। बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें एनडीए में अपने सहयोगी दलों को दे रखी हैं, यानी जो बची हुई 24 सीटें अब उन पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने। इन 24 लोकसभा सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार भी मिली थी। बीजेपी ने यूपी में अब तक जिन प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उनमें गाजियाबाद है जहां पर मौजूदा सांसद बीके सिंह है। एक सीट रायबरेली है जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। मैनपुरी है जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। कैसरगंज की सीट पर कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है। सुल्तानपुर जहां मौजूदा सांसद मेनका गांधी हैं। पीलीभीत जहां से वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनमें कुछ के नाम के साथ विवाद जुड़ा हुआ है, कुछ का पत्ता कटना तय है और कुछ जगह क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। यूपी की राजनीति में एक हलचल यह भी मची हुई है कि क्या बीजेपी मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ मुलायम परिवार की दूसरी बहू अपर्णा यादव को उतारने का प्लान बना रही है। इस पर कल से बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि कल ही अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और इसके बाद से अटकलें तेज हो गई कि अपर्णा यादव को बीजेपी लोकसभा चुनाव में लड़वा सकती है। अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी, हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब लोकसभा चुनाव के टाइम में अपर्णा यादव को लेकर जैसे हलचल चल रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें इस बार लोकसभा का टिकट देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव चुनाव लड़ती दिखेगी। अगर ऐसा होता है तो यह 2024 के चुनाव में यूपी का सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा, जहां एक ही परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हो। अपर्णा यादव को लेकर चल रही इस हलचल और अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर डिंपल यादव क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले कैसे एक और झटका लगा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अगर बीजेपी मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाती है तो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? इसके लिए मैनपुरी सीट का इतिहास समझना जरूरी है। 2022 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इसमें सिंपैथी वेव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीती। उपचुनाव में डिंपल यादव को करीब 6,18,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 3,30,000 वोट मिले। 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर बीजेपी की हार का अंतर
करीब 2,90,000 वोट का रहा। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को करीब 5,25,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,000 वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर करीब 95,000 वोट का ही था, जिसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी की बड़ी सेंध के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाती तो डिंपल यादव के लिए जीत की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि भाई मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाते अपर्णा यादव को भी मैनपुरी में समर्थन मिल सकता है। इधर बीजेपी दूसरों के गढ़ में घुसकर विरोधियों को पस्त करने का प्लान बना रही है, उधर विपक्ष अपने ही गढ़ में अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा। यूपी में कांग्रेस का हाल देखिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें तो दे दी, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। आज सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि यूपी कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर गांधी परिवार को उतारने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव है। वहीं प्रयागराज से अनुग्रह नारायण और कानपुर से आलोक मिश्रा के नाम का प्रस्ताव गया है। महाराजगंज सीट से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की गई। कांग्रेस को लेकर कल तक तो यह खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए उनकी जगह पर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब इस पर बड़ा सस्पेंस है कि गांधी परिवार रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है। यूपी में बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच एक तीसरा प्लेयर भी है, हालांकि उसकी चर्चा बहुत कम है, और वो प्लेयर है बीएसपी। बीएसपी के लिए आजकल खबरें बुरी ही आ रही हैं। आज बीएसपी के एक और सांसद ने पार्टी छोड़ दी। यूपी की लालगंज सीट की बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तभी तेज हो गई थी जब वो अपने पति के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंची। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें लालगंज सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लग रही, क्योंकि संगीता आजाद ने लालगंज सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर लालगंज सीट से चुनाव लड़ी संगीता आजाद को 5,18,000 वोट मिले। लालगंज सीट पर संगीता आजाद का वोट शेयर 50% के पार रहा था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोनकर को 3,57,000 के करीब वोट मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस चुनाव में मायावती की पार्टी का हाल यह है कि अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें बीजेपी से टिकट भी मिल गया है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। अमरोहा के सांसद दानिश अली को बीएसपी ने पहले ही पार्टी से निकाल दिया, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल सकता है कहा जा रहा है। सांसद संगीता आजाद ने आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बहुत मुमकिन है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। भले ही बीएसपी नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच मायावती की पार्टी ने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी की इस लिस्ट में सिर्फ एक दलित चेहरे को जगह मिली। बीएसपी ने आगरा लोकसभा सीट से पूजा अमरोही को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी की नई लिस्ट में 4 ब्राह्मण और 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह मिली। यानी मायावती इस बार ब्राह्मण मुस्लिम दलित समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं, ऐसा लग रहा है। यूपी में तो सीएम योगी क्लीन स्वीप पर काम कर रहे हैं। बिहार में भी एनडीए ने सीट शेयरिंग के मामले में इंडिया अलायंस पर बढ़त बना ली। आज एनडीए ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इसके तहत बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 16 पर लड़ेगी। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिली। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट दे दी गई। मोदी सरकार में मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इससे चिराग पासवान एनडीए में 5 सीटें मिलने से गदगद है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है पशुपति पासवान जो है वो एनडीए छोड़कर हो सकता है दूसरी दिशा में चले जाए। तो ये सब तो अभी चुनाव पर चलेगा और चुनाव की हर खबर एनालिसिस के साथ आपको हम पाठशाला में बताते रहेंगे। तो यहां